हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस प्लस हिंदी। ठीक है, आज हमने दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है, अच्छे से देखें, साथ साथ में उसको तैयार करें, लगाएं, याद करें। ठीक है, ये आपकी जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपी प्लस का, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप सब लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से सॉल्व करें। ठीक, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है, तो आप लोगों से ये गुजारिश ज़रूर रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन काफ़ी पिछले कुछ दिनों से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस सेट्स लाया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है। ठीक है, सबसे जो साउथ में जो पॉइंट है वे कह रहा है वो कौन सा है। ये छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी झारखंड। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में है दोस्तों, वो कौन सा है? ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कौन है? छत्तीसगढ़। और जो उत्तर में है वो हमारा हिमालय है। यूपी के जो उत्तर में है वो है हिमालय। ठीक है, और पूरब में है हमारा पूर्वी बिंदु है जो, वो है बिहार। पूर्वी क्या है? बिहार है। ठीक, और पश्चिमी बिंदु है ये हमारा हरियाणा। ठीक, पश्चिमी हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ए गोविंद वल्लभ पंत, बी पंडित संपूर्णानंद, सी सरोजिनी नायडू और डी सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, कौन थे ये? गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक, और जो सुचिता कृपलानी थी, सुचिता कृपलानी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, और यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन है? 4 बार रही हैं। कौन? सुश्री मायावती। ठीक है, सुश्री मायावती, ये सबसे अधिक बार रही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भाबर एवं तराई क्षेत्र स्थित है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? ये कह रहा है सबसे उत्तर में, बी सबसे दक्षिण में, सी बीच में और डी पूरब में। ठीक है, तो जो भाबर एवं तराई क्षेत्र है वो है हमारा सबसे उत्तर में स्थित। राइट आंसर क्या हो गया? ये हमारा सबसे उत्तर में। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ है? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी गाजियाबाद। तो जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है यूपी में वो है हमारा राइट आंसर बी कानपुर। ठीक है, कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अपनी 1982 में, 1982। चलिए 5वां, किस वर्ष उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी में? ठीक है, पहले क्या है कि यूपी हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, इसके बाद ये कह रहा है किस वर्ष इसको आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। तो यूपी को सन 1833 ईस्वी में, ठीक है, कब किया था? 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलिए फटाफट स्पीड में रैपिड फायर। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। तो ए है श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी फ्रैंक एंथोनी,
और सी के एम मुंशी और डी जी बी मावलंकर। ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे श्री जी बी मावलंकर जी। ठीक है, जी बी मावलंकर। पूरा नाम था इनका गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच हुआ था। 1854 से 56 तक ये युद्ध चला, क्रीमियन युद्ध। ये कह रहा है किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। राइट आंसर हमारा क्या है, ए, रूस और तुर्की के बीच। ठीक है, इसमें ब्रिटेन, कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और तुर्की। ठीक है, ये 3 लोग एक साइड थे। ठीक है, और इन्होंने किसके खिलाफ, इन तीनों की संयुक्त सेना ने रूस को क्या किया था, पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट। 8वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध और डी नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, और यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये मोहनजोदड़ो से। ये जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट। 9वां है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो कुषाण काल में जो भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय थी तो उसको हम लोग जानते थे। राइट आंसर है हमारा ये सी, गांधार कला के नाम से। ठीक है, ठीक है, और ये गांधार कला के नाम से इसलिए क्योंकि ये सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान से, ठीक है, गांधार नामक स्थान से इसके प्रकट होने के कारण इसको गांधार कला कहा जाता था। 10वां है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। ए तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी खानवा की लड़ाई और डी पानीपत की लड़ाई। तो दोस्तों तराइन की जो दूसरी लड़ाई, ठीक है, तराइन की जो दूसरी लड़ाई है ये 1192 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब, 1192 ईस्वी में। ठीक, किसके बीच, मोहम्मद गौरी और टीपू सुल्तान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान है ये इनकी पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था। ठीक, इसी युद्ध के बाद इसके लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया था। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर किसने दिया था नाम। ठीक है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या इलाहाबाद का जो नाम दिया था दोस्तों वो दिया था किसने, अकबर ने, मुग़ल शासक अकबर ने दिया था। और अब योगी जी ने पुनः इसको प्रयागराज कर दिया है। अब वर्तमान में फिर से इसका नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक, चलिए 12वां है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। ए सर आगा खां, बी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी मौलाना शिबली और डी सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो जो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था वो कौन था, वो हमारे सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, कौन, सर सैयद अहमद खां। ठीक, और जो इन्होंने 1865 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्या की थी, और 1875 में अलीगढ़ में एक इन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला था। ठीक है, एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, वही बाद में चल के 1920 में, ठीक है,
AMU बना था, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ए कह रहा है तात्या टोपे लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहेब ने लिया था, किसने नहीं लिया था? वी हमारा टीपू सुल्तान ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए कह रहा है तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा और डी अमरावती। तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सब कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं, लेकिन अमरावती है जो वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ये अमरावती है, ये कावेरी नदी की है। किसकी है? ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी दादरा एवं नगर हवेली और डी दमन एवं द्वीप। तो राइट आंसर है कि अहमदाबाद के पास हमारा है डी दमन एवं द्वीप। चलिए 16वां है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश और डी बिहार। ये क्वेश्चन पूर्व में भी हमने पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक यूपी में गन्ने का उत्पादन होता है। ये सहारनपुर इसका प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर है जो वो क्या है? इसका प्रमुख क्षेत्र है। और इसके अलावा एक और यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ये भी आप लोग याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। चलिए 17वां है कि भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय शाल वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शाल वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय प्रायद्वीप में। तो हमारा इसका राइट आंसर है ए पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? ये पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 18वां है कि विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची, ठीक है, जो लाल सूची है रेड लिस्ट, वो कौन जारी करता है? रेड लिस्ट। ये कह रहे हैं कि IUCN, बी WHO, सी WWF और डी UNDP। तो जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं हमारी, ठीक है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनकी जो सूची है वो जारी करता है ICUN, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है ये, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मार्गस। ICUN का मुख्यालय मार्गस, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? अच्छा, सूर्य का जो मिश्रण है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। तो हाइड्रोजन का ये कह रहा है इसमें कितना है? तो जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो 74.60% प्लस जो हीलियम है वो है हमारी 32.8%। तो हाइड्रोजन हो गया हमारा लगभग 75%। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी 75%। चलिए 20वां प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, ठीक है, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? ये कह रहा है कोई ऐसा विषय जो ना तो संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो और ना ही समवर्ती सूची में हो, तो ऐसे विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार कह रहे वो किसके पास है? तो दोस्तों ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। किस में? अवशिष्ट सूची में इनको
डाला जाता है। तो अवशिष्ट सूची में जो कानून बनाते हैं उनका अधिकार होता है किसके पास? वो होता है हमारा केवल संसद के पास। तो राष्ट्रीय जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? संसद के पास। अच्छा, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार संसद के पास है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है आर्टिकल 248। ठीक है, आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर जो कानून या विधान बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? वो केवल संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट। 22वां है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? संघीय सरकार, ए चीन, बी यूएसए, सी क्यूबा और डी बेल्जियम। तो जो संघीय सरकार है दोस्तों वो कहाँ पर है? निम्नलिखित में से अमेरिका में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सर्वियन राव और डी श्री के.एम. मुंशी। तो भारत की जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों, राइट आंसर है हमारा सी सर वी.एन. राव। कौन सा? सर वी.एन. राव। और डॉक्टर बी.आर. जो अम्बेडकर थे ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, और चलिए नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है। कह रहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव विवाद हैं उनको उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनका जो फैसला करता है, समझौता कराता है। ये कह रहे ये उनका कैसा अधिकार है? तो ये उनका मौलिक अधिकार है। राइट आंसर क्या हो गया? ए, मौलिक अधिकार। 25वां, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उच्चतम न्यायालय। तो भारत में संसद की बिना अनुमति के कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 26वां है, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। तो राइट आंसर है हमारा डी, उड़ीसा में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है? वो है 8.4%। ठीक है, 8.4%। चलिए नेक्स्ट। 27वां, कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा सी, चाइना। ठीक है, चाइना है जो चीन है ये, इसने सबसे पहले कागज़ की मुद्रा को जारी किया था। 28वां, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? ठीक, ऐसा कौन सा उद्योग है ये करें जिसमें सर्वाधिक महिलाओं का योगदान है? ए लोहा इस्पात उद्योग में, बी चाय उद्योग में, सी कागज़ उद्योग में और डी जूट उद्योग में। तो दोस्तों जो चाय उद्योग है उसमें सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है, महिलाओं की जो सर्वाधिक भागीदारी है वो किस में है? वो चाय उद्योग में है। ठीक, इस उद्योग में करीब करीब 10 लाख लोग लगे हुए हैं जिसमें महिलाओं की अधिकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी, ए कह रहा है ईटानगर, बी आइजोल, सी अगरतला और डी कोहिमा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है हमारी सी अगरतला। राइट आंसर क्या हो गया? सी अगरतला। ठीक, ईटानगर कहाँ की है? ईटानगर है हमारी ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। और जो आइजोल है ये किसकी है? आइजोल मिजोरम की है। आइजोल मिजोरम की है। और कोहिमा है जो
ये नागालैंड की है, कोहिमा नागालैंड की है। चलिए नेक्स्ट। तीसरा है कि प्रतिष्ठित फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में अकबर की भूमिका किस अभिनेता ने अदा की थी। ठीक है, तो ये जो पुरानी वाली मुग़ल-ए-आज़म है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक 2004 में भी रिलीज हुई थी मुग़ल-ए-आज़म, उसमें ऋतिक रोशन ने इसका रोल किया था, लेकिन जो पुरानी वाली मुग़ल-ए-आज़म है उसमें पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का रोल प्ले किया था। चलिए, और ये कैसी थी, ये वाली ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थी ये। चलिए नेक्स्ट। 31वां है कि असम सिल्क के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। असम सिल्क, ठीक, के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। ए सरथेवरी, सारथेवरी, सी सुअलकुची, बी सुअलकुची, सी बारपेटा और डी शिवसागर। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे बी सुअलकुची। ठीक है, किसके लिए, सुअलकुची। असम सिल्क मतलब रेशम उद्योग के लिए, सिल्क यानी ये रेशम उद्योग वाली बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये दो स्थान दिए, ये बारपेटा और सारथेवारी। ये जो है बारपेटा और सारथेवारी दोनों एक किसके लिए फेमस हैं, ये असम में चाय के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए हैं ये, यहाँ चाय के बागान हैं, असम में चाय के बागानों के लिए फेमस है ये। चलिए 32 में किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। ए नरगिस, वी शर्मिला टैगोर, सी वहीदा रहमान और डी नूतन। तो सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया था वो थी कौन सी दोस्तों, ए नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त। ये जो पूर्व अभिनेता, पूर्व सांसद कह लीजिए या पूर्व मंत्री कह लीजिए, ये जो सुनील दत्त थे, सुनील दत्त की ये पत्नी थी। ठीक, सुनील दत्त और संजय दत्त की माता जी। ठीक है, संजय दत्त की माता। चलिए नेक्स्ट। 33वां साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जो हाल ही में भारत आए थे कौन है वो। तो राइट आंसर है हमारा ए गुंटर ग्रास। क्या है, गुंटर ग्रास। चलिए नेक्स्ट। 34वां प्रश्न, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं ये कह रहे हैं इनमें से किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी टाइटेनियम। ठीक है, क्या टाइटेनियम से बनाए जाते हैं। ये टाइटेनियम से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो धातु है वो अधिक मजबूत होती है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है और इसका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट है कि ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण होता है तो ये कह रहा क्या होता है, धनात्मक ह्रास दर होती है, बी ऋणात्मक ह्रास दर, सी तटस्थ अवस्था और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये ताप उत्क्रमण होता क्या है। अच्छा, ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, जैसे ऊंचाई बढ़ने पर, ठीक, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। तो यही कहलाता है ताप उत्क्रमण। ठीक, ताप उत्क्रमण। तो ताप उत्क्रमण में धनात्मक ह्रास हो रहा है इसका। ठीक है, क्या है इसका, धनात्मक ह्रास होता है तापमान का। चलिए नेक्स्ट। 36 में है कि अर्धवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि अर्धवायु में, अच्छा अर्धवायु में शुष्क वायु की तुलना में क्यों होता है अधिक, क्योंकि राइट आंसर है हमारा बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ठीक है, जो अर्धवायु है अर्धवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में, ठीक है,
तो जो आर्द्र वायु होगी उसका क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। ठीक, चलिए, और अगर जो हमारा कोई भी माध्यम है, अगर उसका घनत्व अधिक होगा तो वायु का वेग कैसा होगा, कम होगा। अगर घनत्व अधिक होगा तो वायु का वेग कैसा होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट, 37वां, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो है हमारी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसको एक बार घड़ी की जो सुई है, उसको घड़ी की जो चाबी बोलते हैं उसको भर देते हैं, इसके बाद वो अपने आप घूमती रहती है। चलिए नेक्स्ट, 38वां है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि ए श्रव्य, बी अवध्वनिक, सी अवश्रव्य और डी पराश्रव्य। तो चमगादड़ की ध्वनि होती है, राइट आंसर डी पराश्रव्य। चलिए 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे टाइटेनियम। ठीक है, राइट आंसर क्या है, टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धातु कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गैस ज्वाला होता है। गैस ज्वाला क्या होता है, गैस ज्वाला है जो दीप्त। राइट आंसर हमारा ए हो गया, दीप्त। ठीक, दीप्त मतलब दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कैसी, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक एक है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी कैल्शियम मैग्नीशियम, सी कैल्शियम नाइट्रेट और डी कैल्शियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर यहाँ पे है डी कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, राइट आंसर डी कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए 42 का, नींबू रस का पीएच होगा लगभग। ये कह रहा है कि नींबू का जो जूस होता है उसका पीएच मान क्या होगा लगभग। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये होता है 7 पे जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, कैसी होती है, उदासीन होती है। 7 पे जिस भी पदार्थ का जो पीएच होता है वो 7 होगा तो वो पदार्थ कैसा रहेगा, वो होगा उदासीन। ठीक, न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। कैसा, एसिडिक। और 7 से ज़्यादा होता है तो वो कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, एसिडिक मतलब अम्लीय, हिंदी में कहेंगे इसको अम्लीय, और ये क्षारीय। तो नींबू जो होता है हमारा वो कैसा है, ये एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है तो ये इसका 7 से कम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें सी 2.4। चलिए नेक्स्ट, 43वां है कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। अच्छा, कोरंडम का प्रयोग काय के रूप में करते हैं। ए कह रहे हैं कि उर्वरक, बी पेंट, सी औषधि और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो कोरंडम का प्रयोग है दोस्तों वो किया जाता है किसके रूप में, वो एक ये एक अयस्क होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करने में किया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो गया। फिर कह रहे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक, रक्त में होता क्या, हीमोग्लोबिन, और उसमें क्या उपस्थित होता है, ए कॉपर, बी आयरन, सी कोबाल्ट, डी निकल। तो हीमोग्लोबिन में होता है हमारा बी आयरन, Fe। ठीक है, क्या होता है, Fe आयरन। चलिए 45वां है कि शाकनाकी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो ... का नियंत्रण करते हैं। किसका करते हैं, ए कह रहा है कवक, बी अपतरण, सी सूत्रकृमि और डी हमारा कीट। तो जो शाकनाशी
हैं शाकनाशी, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये खरपतवारनाशी हैं। क्या हैं ये? खरपतवारनाशी। तो ये किसका नियंत्रण करते हैं? ये अवतरण का नियंत्रण करते हैं। चलिए नेक्स्ट 46वां है कि कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? कैंसर से लड़ने के लिए ऑप्शन ए सांप, बी बंदर, सी तारा मछली और डी मछली। तो कैंसर से लड़ने के लिए जो हमारा जानवर उपयोगी है वो है स्टारफिश। ठीक है, कौन सा? स्टारफिश। राइट आंसर सी। 47वां उसे चुनिए जो शेष से अलग हो। शेष से अलग, ए यकृत, बी पिट्यूटरी, सी पैनक्रियाज और डी किडनी। ठीक, तो ये कह रहा है इसमें से अलग को चुनना है अपन को, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, किडनी। ठीक है, किडनी इन सब में सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि ये सारे क्या हैं? लीवर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैनक्रियाज, ये सब क्या हैं? ये ग्रंथियां हैं। ठीक है, परंतु जो किडनी है वो क्या है? ये ग्रंथि नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट हो गई इन सब से। 48 इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरियसिस होता है, लेकिन जो घेंगा है, ठीक, गोइटर, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। तो राइट आंसर डी हो गया। 49वां है कि जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक, सनलैब जावा कार में ये कह रहा है किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं, इसका राइट आंसर है हमारा डी, अभिगमन बिंदु का। ठीक है, किसका करते हैं? ये अभिगमन बिंदु का। और 50वां है ये हमारा जीके का, निम्नलिखित में से लीफो बाद में आओ पहले जाओ। लीफो बाद में आप पहले जाओ संरचना बताइए, क्या है ये? ए ढेर चट्टा, बी पंक्ति, सी बिना पंक्ति और डी व्यू रचना। तो ये हमारा ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं अपना हिंदी वाला पोर्शन। ठीक, सामान्य हिंदी का इस बार अपन ने पूरा लिया है। ठीक, इसका जो पैसेज है इसको भी लिया है, तो पैसेज को क्वेश्चंस के साथ साथ ही पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजा राममोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की थी? राजा राममोहन राय की पढ़ाई की व्यवस्था किसने की थी? देखते हैं किसने की थी। राजा राममोहन राय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे, उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? पिता ने, बी। चलिए बी। दूसरा है राजा राममोहन राय ने बंगला कहाँ सीखी? तो ये कह रहे आगे फिर प्रबंध किया था, गांव की पाठशाला में उन्होंने बंगला सीखी। कहाँ सीखी? गांव की पाठशाला में। तो यहाँ हो गया राइट आंसर गांव की पाठशाला में, सी। ठीक, फिर कह रहा है उन्होंने अरबी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अरबी की शिक्षा पटना भेजे गए। ठीक है, अरबी की शिक्षा के लिए कहाँ भेजे गए? पटना। तो अरबी की उन्होंने करी शिक्षा प्राप्त, राइट आंसर हो गया डी, पटना। 12 वर्ष की उम्र में वो कहाँ गए? 12 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में अरबी की पटना भेजे गए। 3 वर्षों में उन्होंने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया। 12 वर्ष की उम्र में भी काशी गए। ठीक है, कहाँ गए थे? 12 वर्ष की उम्र में वो गए थे काशी। राइट आंसर सी। उन्होंने कितने वर्ष संस्कृत का अध्ययन किया था? तो उन्होंने काशी में 4 वर्ष। कितना? 4 वर्ष। तो राइट आंसर बी। चलिए ये पैसेज खत्म हुआ। अब देखते हैं 56वां कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग ए कह रहा है चरखा, बी मकान, सी सेना और डी निर्णय। तो दोस्तों वाक्य में प्रयोग करने पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर सी, सेना। ठीक है,
भारतीय सेना ने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध लड़ा। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें मुहावरों का सही अर्थ बताना है अपन को। 57 क्वेश्चन है कि चांद पर थूकना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चेहरा बिगाड़ देना, मुख्य द्वार पर हमला, सी भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, और डी इनमें से कोई नहीं। चांद पर थूकना का मतलब भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। चलिए 58वां है शब्द धन 22 पसेरी का अर्थ क्या होगा? शब्दन 22 पसेरी का अर्थ होगा सी अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। चलिए अब कह रहे हैं एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुनें। चलिए देखते क्या त्रुटि। पड़ोस वाला लड़का ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था। कोई त्रुटि नहीं है। ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था, नहीं गालियाँ दे रहा था। दे रहा होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सी वाले में त्रुटि हो गई। नेक्स्ट 60वां है कि राकेश विलाप करके रोने लगा। राकेश विलाप करके रोने लगा, तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है हमारी? इसमें हो गई बी में। किस में हो गई? बी में। इसका शुद्ध क्या बनेगा? इसमें होगा विलाप करते हुए रोने लगा। करके की जगह आना चाहिए करते हुए, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया अपना वी। चलिए अगला देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। छोटा भाई। छोटा भाई के लिए एक शब्द क्या होता है? छोटा भाई के लिए होता है अनुज, ठीक है। और अग्रज होता है बड़ा भाई, ठीक है। बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। और सहोदर, सहोदर होता है समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने वाला, ठीक। और बांधव ये भी क्या है? भाई। चलिए नेक्स्ट। ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द होगा हमारा राइट आंसर बी ऊर्ध्वगामी। क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। और उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है अपना जो ऊपर कथन किया गया हो। ऊपर कथन किया गया हो, ठीक है। और उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। आरोही होता है ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। चलिए फिर कह रहे पर्यायवाची शब्द सुनना है। पर्यायवाची, ये मारुत किसका पर्यायवाची है? एक कह रहे पृथ्वी, बी समुद्र, सी देवता और डी पवन। तो मारुत है हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी पवन का पर्यायवाची। फिर कह रहे कमल का पर्यायवाची क्या है? ए पुंडरीक, बी पुष्प, सी धनुष और डी कनक। तो पुंडरीक है जो वो किसका? कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक, ठीक। और भी हैं एक इंदिवर, पुंडरीक, इंदिवर, नलिन, नलिन हुआ सरोज कमल का, राजीव, ठीक है। राजीव, पंकज, ये सब किसके हैं? ये कमल के हैं। चलिए ने ये कह रहे इसमें तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम बताना है हमें। ए तेल, बी छाया, सी केस और डी साबुन। तो यहाँ पे तत्सम हो गया हमारा सी केस, ठीक है। और छाया का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? छाया का होता है छत्र, ठीक। और सावन का तत्सम होता है श्रावण। सावन का श्रावण, ठीक। और इस तेल का तत्सम होता है तेल, ये। चलिए नेक्स्ट है सही संधि का चयन करना है। परंतु, परंतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परंतु का सही संधि विच्छेद होता है परम धन तू, ठीक। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर? ये हो गई अपनी व्यंजन संधि। सरोवर का सही संधि विच्छेद, सरोवर का है हमारा सराह धन वर, ए। सरोवर का राइट आंसर क्या हो गया? सराह धन वर। चलिए अगला 68वां है कि निम्नलिखित विलोम शब्द चुनें।
विलोम शब्द बताना है हमें। ऊपरी लिखित का विलोम क्या होगा? ऊपरी लिखित का ये कह रहा है निम्नांकित, बी निम्न, सी अधोलिखित और डी निकृष्ट। तो ऊपरी लिखित का विलोम होता है हमारा सी अधोलिखित। ठीक है, क्या होता है? अधोलिखित। और निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट। निकृष्ट का क्या होगा? यहाँ पे हमारा उत्कृष्ट होता है। और निम्न का विलोम होता है उच्च। निम्न का क्या होता है? उच्च। चलिए अब कह रहे कि गरल का विलोम क्या होगा? ए कह रहा है सरल, बी अमृत, सी तरल और डी अधम। तो जो गरल का विलोम होता है वो होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा हमारा बी अमृत। ठीक है, अमृत या सुधा। ठीक। सरल का हो गया कठिन। सरल का विलोम क्या हो गया? कठिन। और तरल पदार्थ, तरल का होता है ठोस। तरल का क्या हो गया? ठोस। और अधम का होता है उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम। चलिए 70वां प्रश्न है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम होता है, राइट आंसर है हमारा डी कुंठित। ठीक है, डी कुंठित। तेज का मंद। ठीक है, तेज का मंद और तरल का ठोस। चलिए नेक्स्ट 71 से 73। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक, ये कुछ लोकोक्ति दी गई हैं। ये कह रहा है डॉट डॉट मोहे मियाँ मिट्ठू बनना। इसका है सिंपल है, अपने मोहे मियाँ मिट्ठू बनना। जो हमारी कहावत होती है वो क्या होती है? अपने मोहे मियाँ मिट्ठू बनना। चलिए नेक्स्ट। सब पुस्तकें डॉट डॉट बिखरी पड़ी थीं। क्या आएगा यहाँ पे? सब पुस्तकें क्या? सर्वत्र, अन्यत्र या सी यत्र तत्र। तो राइट आंसर हमारा सी ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? सी। यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी, मतलब यहाँ वहाँ। यत्र तत्र का मतलब क्या हो गया? यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। 75वां है यमुनोत्री यमुना का क्या है? आगम, उद्गम या अगम। तो यहाँ पे आएगा हमारा राइट आंसर बी। यमुनोत्री है वो क्या है? यमुना का उद्गम स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल। चलिए 74वां। अब यहाँ पे अपन को सही वर्तनी बताना है, इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारी सही वर्तनी है 74वें क्वेश्चन में, वो है राइट आंसर बी, संस्करण। ठीक है, ये संस्करण सही ऐसे लिखा जाता है। वनस्पति में हमारा आधा सा आता, समर्पण में यहाँ पूरा माँ आता। ठीक, समर्पण। और गृहिणी ऐसा लिखा जाता। ठीक, ये वाला रहा आता हमारा गृहिणी में। ठीक, और ये हाँ में छुट्टी की हो जाती, ये होता गृहिणी। इसके बाद 75वें में परिवेश, ये गलत है। अवकाश भी गलत है। अंगीकार ये सही है। 75 का सी अंगीकार। और सुदर्शन सा में ये आ जाती छोटा ऊ की, तो ये सही हो जाता। और अवकाश में ये वाला सा आता अपना। और परिवेश में रा में छोटी की आती यहाँ पे। ठीक, तो इसी के साथ आज का हमारा सेट पूरा होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। ठीक, और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी खूब पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करिए। और इस बार अपन को वर्दी एक लेके ही मानना है। ठीक है।